प्राप्त करने की लागत के पश्चात सुधार अथवा वृद्धि करने की लागत कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के संबंध में ध्यान देना है। यदि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व कोई पूंजीगत व्यय, ख्याति और निर्माण को छोड़कर पूंजीगत व्यय जिसमें सुधार हुआ हो तो सुधार व्यय नहीं माना जाता है और इस संबंध में कोई कटौती नहीं मिलेगी। लेकिन 1 अप्रैल 2001 के बाद यदि पूंजीगत व्यय किया गया हो जिसमें संपत्ति में इम्प्रूवमेंट या वृद्धि हुई हो तो इस संबंध में कटौती मिलती है। जैसा कि मैंने बताया था, अल्पकालीन पूंजी लाभ निकालते समय सुधार की लागत, दीर्घकालीन पूंजी लाभ में इंडेक्स कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसके अंतर्गत देना पड़ता है। एक दो एग्जाम्पल ध्यान देंगे। मिस्टर ए ने 2000 में दिल्ली में एक मकान 1000 का खरीदा तथा 2000 में इस मकान में 2 कमरे तथा एक बरामदा 30,000 की लागत पर बनाए। 2000 में बनाए, 2001 के पहले बनाए, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। उसने इस मकान में सुधार किए और मई 14 में 2 गुसल खाने, 2 रूम जो हैं 2,40,000 की लागत पर बनवाए। ये आपका कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कहलाएगा 240। ये वाला इम्प्रूवमेंट नहीं कहलाएगा। 1 जुलाई 19 को यह मकान 25 लाख रुपए में बेच दिया है। यदि 1 अप्रैल 2001 को मकान का फेयर मार्केट वैल्यू आपका 4 लाख रुपए दिया हुआ है तो मुझे कैपिटल गेन निकालना है। सभी का इंडेक्स नंबर 1, 2, 14, 15, 19, 20 ये आपका दिया हुआ है। मैंने कहा था प्रश्न में दिया रहेगा। अब यहाँ देखिए, सेल प्रोसीड्स 25 लाख में मकान को बेच दिया। 1 अप्रैल 2001 को मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए था। ये 1 लाख रुपए वैल्यू कम है। हम 4 लाख का इंडेक्स निकालेंगे क्योंकि 36 महीने से ज़्यादा समय, 24 महीने से ज़्यादा समय हो गया मकान को। तो ये 4 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका 11,56,000 हो गया। कास्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इसको भूल जाना है और इसको 2,40,000 को हमको ध्यान में रखना है। तो ये 2,40,000 के अंतर्गत ये इंडेक्स लागत निकाल दिए 289 डिवाइडेड बाई 240। ये 240 आपका 14-15 का दिया हुआ है क्योंकि 14 में बनाया गया। ये दोनों को इसमें माइनस कर दिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसके अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए, एक्स ने 10 मई 84 को एक मकान संपत्ति 76,000 में खरीदी। बहुत पहले खरा है 84, 1 अप्रैल 2001 के पहले। 88-89 में 80,000 का खर्चा करके मकान में पहली मंजिल का निर्माण करवाया, फर्स्ट फ्लोर। 12 सितंबर 2004 को उसकी मृत्यु हो गई। अब ये 80,000 पर ध्यान नहीं देंगे, 1 अप्रैल 2001 के पहले का है। 12 सितंबर 4 को उसकी मृत्यु हो गई। यह संपत्ति मिसेस एक्स को वसीयत द्वारा हस्तांतरित हो गई। मिसेस एक्स ने 5-6 में इसके नवीनीकरण पुनर्निर्माण पर 81,900 रुपये व्यय किए। अब यहाँ ध्यान देंगे, पूर्व स्वामी की लागत, एक्स की मृत्यु हो गई, यह संपत्ति मिसेस एक्स को मिल गई। इसके लिए प्राप्त करने की लागत वही 76,000 मानी जाएगी। 5-6 में इसने सुधार पर 21,900 खर्च किया। 15 मार्च 20 को मिसेस एक्स ने इस मकान को 18 लाख में बेच दिया है। अब इसका 18,000 रुपये दलाली के चुकाए और 1 अप्रैल 2001 को इसका फेयर मार्केट वैल्यू 3,20,000 था। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उधर मूल्य कितना था आपका 76,000 रुपये, तो ये वैल्यू आपका ज़्यादा है। अब यहाँ देखिए, सेल कंसिडरेशन 18 लाख, 18,000 रुपये एक्सपेंसेस आप ट्रांसफ़र माइनस कर दिए और 3,20,000 जो बताया मैंने वैल्यू 289 डिवाइडेड बाई 100, ये इंडेक्स कास्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। और ये जो आपके खर्च किए गए थे बाद में 81,900 2005-06 में, तो 5-6 का इंडेक्स लगा देंगे यहाँ पर। ये आपका 81,900, 5-6 का इंडेक्स 117 से डिवाइड कर दिए, ये दोनों को इसमें माइनस कर दिए, तो ये टैक्सेबल कैपिटल गेन आपका 6,54,900 रुपये ये आ जाएगा। मतलब इसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 10 भी आप देखेंगे, बुक्स में आपका बना हुआ है, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। चाहे तो और बता देता हूँ मैं, ये श्याम ने 1999 में अजमेर में अब 1,20,000 मकान खरीदा था। 1/4/2001 का वैल्यू नीचे देखना पड़ेगा। 2000 में मकान में 2 कमरे बनाए, इसको ध्यान नहीं देंगे। 3 में 2 गुसल खाने 54,500 बनाए, ये ध्यान देने योग्य है।
1/1/18 को श्याम ने यह मकान बेचने का सौदा सुरेश से किया। सुरेश अपना वायदा पूरा नहीं कर पाया, अतः श्याम ने अग्रिम राशि ये 1 लाख रुपए जब्त कर ली। मैंने पेशगी रकम के संबंध में बताया था, जब्त कर ली। अब इसको प्राप्त करने की लागत में से या उचित बाजार मूल्य में से माइनस कर लेते हैं। श्याम ने 1 जुलाई 19 को मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और निम्न व्यय किए। विज्ञापन पर 25,000, पंजीकरण फीस और विक्रय कमीशन 4,75,000 रुपये। मकान खाली करने के लिए किराएदार को भुगतान किया 5 लाख रुपए। पूंजी लाभ की गणना कीजिए। यदि 1/4/2001 को उचित बाजार मूल्य ये 3 लाख रुपए था। अब ये लागत स्फीति सूचकांक 1, 2, 3, 4, 19, 20 के ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये इसका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर विक्रय प्रतिफल 30 लाख रुपए जो ऊपर आपने देखा, ये देखिए 30 लाख रुपए विक्रय प्रतिफल 1 जुलाई 19 को बेचा, इसको पहले ले लिए। अब इसमें विज्ञापन व्यय 25,000, पंजीकरण फीस 4,75,000 और मकान खाली करने के लिए किराएदार को 5 लाख रुपए दिए गए। तो ये तीनों छूटें इसमें से माइनस हो जाएगी। ट्रांसफर एक्सपेंस 20 लाख रुपए वैल्यू बचेगा। नेट सेल कंसिडरेशन, इसमें कास्ट ऑफ एक्विजिशन हम निकालेंगे, ये 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए ध्यान देंगे, ये 3 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू जब हम ले रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू इसके अंतर्गत 3 लाख का इंडेक्स लागत निकाल लेंगे। 289 डिवाइडेड बाई 100 ये आपका हो गया, और 54,500 289 डिवाइडेड बाई 109 ये आपका 1,44,500। तो ये 9,88,500 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ है 1/4/14 को या उसके बाद जब्त किया गया अग्रिम धन करदाता की उस वर्ष की आय माना जाएगा जिस वर्ष में धन को जब्त किया गया है, और यह धन आय के अन्य स्रोतों के शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। इसे संपत्ति के उचित बाजार मूल्य संपत्ति की लागत में नहीं घटाया गया है। ये एक नया नियम आपका जोड़ा है, नहीं तो 3 लाख में से 1 लाख को हम माइनस कर देते जब्त है, परंतु जब्त राशि आपका अन्य वर्ष की है और मकान का सौदा दूसरे वर्ष में हो रहा है। तो 1/4/14 के पश्चात ये 1/1/18 को सौदा किया था, ये 1 लाख रुपए अदर सोर्स में आपका टैक्सेबल माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर मैंने आपको बताया है, आप सूचित करें, मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर नाम से एंट्री करें। थैंक यू।